महिला जिस यौन उत्पीड़न से होकर गुजरी है उसके दिमाग के ऊपर कितना असर पड़ा होगा, जहां पर समाज की एक इकाई, एक संगठन जिसको पुलिस के नाम से जाना जाता है, वो ही बीच बचाव कर रही है रेपिस्ट का और उस व्यक्ति का जो उसको मार भी रहा है। इसके पूरे बदन के ऊपर लाल लाल नीले निशान, काले निशान जो बन गए हैं। इसको किस प्रकार से दांत से इसके गाल को काट लिया गया है। क्या इतना सब कुछ देखते हुए भी पुलिस को बिल्कुल रहम नहीं आया? पुलिस ने कैसे तय कर लिया बिना किसी जांच पड़ताल के कि इसके साथ रेप नहीं हुआ है? पुलिस अगर सितंबर 2024 का उल्हाना देते हुए आज की एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो क्या 18 जनवरी 2025 को शाम को 6, साढ़े 6 बजे जो इस महिला के साथ बलात्कार हुआ, पुलिस के पास में एविडेंस है कि नहीं हुआ है? पुलिस वहां पर मौजूद थी कि उनकी प्रेजेंस थी इसलिए वहां पर नहीं हुआ है? महिला खुद चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बता रही थी और पुलिस बार बार कह रही कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। क्या पुलिस को बलात्कार की घटना तो आंखों से नहीं दिख रही है, पर क्या इसके शरीर, इसकी फूटी आंख, इसकी सूजी हुई आंख, इसके पूरे बदन और शरीर जो पूरा लाल पड़ा हुआ है, जो लठ से, बांस से इसको पीटा गया है, डंडे से पीटा गया, क्या वो भी नहीं दिख रहा है? वो सारे फोटोग्राफ्स हमारे लॉयर्स ने उनको दिखाए हैं, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस तो ये भी कह रही है कि हम लोग पलवल गए थे, हमने ये काम किया। अरे आप गए थे ना, काम तो सब कुछ आपने कर लिया, पर आपने रजिस्टर नहीं किया ना। अब आप कह रहे हैं कि हमने इसलिए रजिस्टर नहीं किया क्योंकि इसने वीडियो में बोला है कि नहीं करना है, पर अब तो वो आज की घटना में कह रही है करना है तो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि पिछली बार भी इसने कहा था और आपने नहीं किया, या इसके मना करने पर, मतलब जैसा विक्टिम कह रही है वैसा पुलिस करने के लिए इस विक्टिम की बात को मान रही है क्या? आज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पुलिस में, यही कह रहे हैं। हाँ, आज तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर आज पुलिस क्यों नहीं कर रही है? इससे ये प्रूव होता है कि पुलिस करना ही नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि ये होमलेस है, इसका यहां पर दिल्ली में कोई नहीं है, ये बेघर और बेसहारा भी है दिल्ली के अंदर। जो बलात्कार से पीड़ित महिला हमारे साथ हैं उनको आप कैसे जानते हैं? देखिए, मामला था वर्ष 2016 का, जहां पर एक बच्चे को कुत्ता काट लेता है और वो बच्चे का मामला आता है कि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है और आप कुछ मदद कर पाएंगे क्या। जब बच्चे से काउंसलिंग की जाती है तो पता चलता है कि वो बच्चे तो बिहार के रहने वाले हैं और वो किस प्रकार से ट्रैफिकिंग के जरिए दिल्ली में आ गए हैं, और वो बच्चे उस समय में किसी पंखे की दुकान पर काम कर रहे थे जहां बच्चों को करंट का खतरा था, बच्चे की जान किसी समय जा सकती थी। तत्काल ही एनसीसीबीएल की तरफ से कंप्लेन फाइल किया गया था वेस्ट दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को, और उन बच्चों को मुक्त करवाया गया। उन बच्चों को मुक्ति के समय मुक्ति प्रमाण पत्र जारी हुआ, जहां पर उनका पुनर्वास और सारा सुनिश्चित किया गया। इन बच्चों का मामला जब दिल्ली में कोर्ट में चल रहा था तो इन बच्चों की माँ को बुलाया गया, और वो माँ अपने बच्चों के न्याय के लिए जब दिल्ली में आती हैं तो वो वापस अपने घर को नहीं लौट पाती हैं। अगर वो चली भी जाती है तो उसको लगता है कि कोर्ट में मामला है, मुझे इधर ही रहना है, क्योंकि बार बार आने के लिए उसके पास में यात्रा व्यय नहीं है, पैसा नहीं है। किस प्रकार से वो दिल्ली के अंदर एक माइग्रेंट वर्कर, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के, निर्माण मजदूर बन के काम करने लगती हैं। कुछ समय तक इस महिला को शेल्टर होम में सहारा मिला, परंतु जब वो शेल्टर होम से वापस अपने बिहार गई और वापस आई तो फिर जगह नहीं मिल पाई, और फिर उसको सड़क के किनारे ही अपना गुजारा बसेरा करना पड़ा। और उस महिला को ये तमाम जो जानकारियां हैं वो थी कि एक संगठन है और इस प्रकार का काम कर रहा है। तो जब उसके साथ बलात्कार की घटना होती है, उसके साथ मारपीट होती है, वो ये मामला लेकर हमारे पास में आई थी। तो इन बच्चों को आपने बॉन्डेड लेबर से बचाया है, जो इन महिला के बच्चे हैं? जी, ये बच्चे काम कर रहे थे तो उस समय एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी मोती नगर पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर मामला जो था वो चाइल्ड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट और जेजे एक्ट में चला था। तो ये आपके पास मदद के लिए क्यों आई इतने साल बाद, जब इनके साथ ये घटना हुई तो आपके पास क्यों आई मदद के लिए? देखिए, अभी जिस तरीके से सड़क के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जो बेघर और बेसहारा है, बहुत सारे दिल्ली के अंदर ऐसे लोग हैं जो होमलेस हैं, वो शेल्टर होम के अंदर हैं,
पर एक बहुत बड़ी संख्या भी है जो रोड के किनारों पर, फुटपाथ पर रह रही हैं और अपना जीवन चला रही हैं, क्योंकि इतने तो रेन बसेरे नहीं है जिसमें ये सारे ही समा जाए। अब इन लोगों को कहाँ पर किस प्रकार से कानूनी सहायता मिलेगी, कहाँ पर इन लोगों को जो है पुलिस थाने जाना होगा, इनको कोई जानकारी नहीं होती है। परंतु क्यों? क्योंकि इस माँ को पता था कि मेरे बच्चों को कहाँ से मदद मिली है, शायद हो सकता है कि वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाए, इसलिए वो हमारे पास में आई। क्या ये इन टच में रहती थी, आपके टच में रहती थी, आपसे बात होती थी इनकी कभी कभार? हाँ, ये कई बार जैसे शेल्टर होम में इनको जगह नहीं मिली थी तो उसको लेकर भी एक बार हमारे बीच में आई थी। बीच में जब कोविड का समय था तब भी, ये कोविड के समय में भी इनको राशन की ज़रूरत थी, तो उस समय भी ये हमारे पास में आई थी। आपने इनके लिए क्या किया? इन्होंने आपको आके क्या बताया और आपने इनके लिए क्या किया? देखिए, ये हमारे पास में जब आई हैं 23 जनवरी को आई थी और फिर इन्होंने अपनी पूरी दास्तां सुनाई कि किस प्रकार से ये रोड के किनारे रह रही थी निज़ामुद्दीन में, दरगाह के पास में। और वहाँ पर शाम के समय में, मतलब इतना अंधकार भी नहीं हुआ था और एकदम रात्रि नहीं हुई थी, उस समय में कोई व्यक्ति आता है और इसके साथ फिर से वही रेप की घटना कर जाता है। मैं फिर से इसलिए बोला हूँ कि सितंबर के महीने में भी ये महिला एक कंप्लेन लेकर हमारे पास में आई थी और इसने बताया था कि एक व्यक्ति है जो कि इस प्रकार से इसके साथ जबरन संबंध, यौन संबंध बना रहा है, यौन उत्पीड़न कर रहा है। उसकी एक शिकायत यहाँ निज़ामुद्दीन दिल्ली के पुलिस स्टेशन में की गई। ये महिला उस शिकायत को लेकर निज़ामुद्दीन थाने में गई। हम लोगों ने उसको ईमेल के जरिए वहाँ थाने में उस शिकायत को भेजा, फिर हमने डीसीपी को भेजा, फिर हमने फ़ोन से बात किया। पुलिस ने कई बार हम लोगों को फ़ोन किया, पर उसके बाद इसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। ये कहते हुए टाल दिया गया कि अब इनमें समझौता हो गया है। अब जब ये वापस हमारे पास में 23 जनवरी को आती है, फिर से एक कंप्लेन, हमारे लॉयर हैं, उन्होंने कंप्लेन लिखा और लॉयर खुद पुलिस स्टेशन इस विक्टिम के साथ में गए हैं। वहाँ पर उन्होंने, लॉयर ने रिक्वेस्ट किया तो पुलिस का कहना था कि नहीं, इसने तो समझौता कर लिया, इसलिए हम ये कंप्लेन नहीं ले सकते। क्या कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा कि एक रेप सर्वाइवर जो अपने आप को कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, उन्होंने समझौता कर लिया है रेपिस्ट के साथ? जी, तो समझौता कर लिया है और वो पुलिस की प्रेजेंस में समझौता हो रहा है, तो इसलिए अभी हम इसको नहीं करना चाहते हैं। तो पुलिस ने कहा कि हमने तो इसका वीडियो भी बनाया है जिसमें ये कह रही है कि इसको छोड़ दो। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर 6 महीने पहले इसने कंप्रोमाइज़ किया हो या इसने शिकायत वापस ली हो, जो भी रहा हो, हमारे पास में इसका कोई सबूत नहीं हो तो पुलिस ही बता पाएंगे। पुलिस ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं किया, बस वो वर्बली कह रही हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, परंतु जब जो रेप की घटना इसके साथ फिर से 18 तारीख की शाम को लगभग 6, साढ़े 6 बजे के लगभग होती है, ये तो दूसरी घटना हुई। एक व्यक्ति हो सकता है पर वो दूसरी बार फिर से क्राइम कर रहा है। जब महिला को पूछा गया तो महिला ने बताया कि पुलिस ने बोला है कि ऐसा बोलना है, हम आपका वीडियो बनाएंगे ताकि ये आगे से आपके साथ नहीं करेगा, इसलिए महिला ने अपना वीडियो बनवा लिया ऐसा बोल के। तो आप कह रहे हैं कि जो इनिशियल जो पुलिस को इन्होंने अलेज्ड कन्फेशन दिया है, जो पुलिस के पास वीडियो है, वो कोर्स है, फोर्स्ड है, जबरदस्ती बनवाई गई है वो वीडियो? हाँ, महिला तो हमको ऐसा ही बता रही है कि पुलिस ने मुझे बोला कि आप ऐसा बोलोगी तो आगे आप सेफ रहोगी, आपको ये कभी हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं सेफ रहूंगी तो मैंने वैसा बोल दिया, पर मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोला, जैसा मुझे पुलिस ने बोला है वैसा मैंने बोला। महिला आज भी अपने बयान पर अडिग है और पुलिस ने हमारे लॉयर को भी यही बात बताई है कि महिला बोल गई, पर महिला का कहना है कि नहीं, मुझे जैसा पुलिस ने समझाया वैसा मैंने बोला। पुलिस का कैसा बर्ताव रहा है? आप बता रहे थे कि पुलिस के बाद पुलिस ने इतनी इसमें, देखिए, पुलिस में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एक महिला, एक रेप विक्टिम और सीधा कहें कि एक होमलेस, रोड के किनारे रहने वाली महिला अगर कोई भी मुद्दा लेके पुलिस के पास जा रही है, वो मुद्दा किसी भी प्रकार का है, वो एक महिला है और ये माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। पुलिस कितनी संवेदनशील है इस मुद्दे के ऊपर,
ये समाज का सबसे अंतिम से अंतिम वर्ग और तबका है। एक होमलेस वो दिल्ली के अंदर वो काम करने वाली एक कामगार है, और अब ये महिला जिस यौन उत्पीड़न से होकर गुजरी है उसके दिमाग के ऊपर कितना असर पड़ा होगा, जहां पर समाज की एक इकाई, एक संगठन जिसको पुलिस के नाम से जाना जाता है, वो ही बीच बचाव कर रही है रेपिस्ट का और उस व्यक्ति का जो उसको मार भी रहा है। इसके पूरे बदन के ऊपर लाल लाल नीले निशान, काले निशान जो बन गए हैं। इसको किस प्रकार से दांत से इसके गाल को काट लिया गया है। क्या इतना सब कुछ देखते हुए भी पुलिस को बिल्कुल रहम नहीं आया? पुलिस ने कैसे तय कर लिया बिना किसी जांच पड़ताल के कि इसके साथ रेप नहीं हुआ है? पुलिस अगर सितंबर 2024 का उल्हाना देते हुए आज की एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो क्या 18 जनवरी 2025 को शाम को 6-6:30 बजे जो इस महिला के साथ बलात्कार हुआ, पुलिस के पास में एविडेंस है कि नहीं हुआ है? पुलिस वहां पर मौजूद थी कि उनकी प्रेजेंस थी इसलिए वहां पर नहीं हुआ है? महिला खुद चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बता रही थी और पुलिस बार बार कह रही कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। क्या पुलिस को बलात्कार की घटना तो आंखों से नहीं दिख रही है, पर क्या इसके शरीर, इसकी फूटी आंख, इसकी सूजी हुई आंख, इसके पूरे बदन और शरीर जो पूरा लाल पड़ा हुआ है, जो लठ से, बांस से इसको पीटा गया है, डंडे से पीटा गया, क्या वो भी नहीं दिख रहा है? वो सारे फोटोग्राफ्स हमारे लॉयर्स ने उनको दिखाए हैं, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सेक्शन कौन सा लगाना है, क्या लगाना है, वो निर्भर करता है कि शिकायतकर्ता अपनी क्या शिकायत देता है। क्या शिकायत को खोल के पढ़कर उन्होंने जानने की कोशिश की? हो सकता है शिकायतकर्ता सच हो या झूठ हो, पर क्या निर्णय करने का अधिकार पुलिस को कैसे है? ये तो कोर्ट तय करेगी कि ये मामला सही है या गलत है। पहले से ही ये अज्यूम कर लेना कि मामला ही गलत है। और दूसरा, पुलिस की तो जिम्मेदारी थी कि वहां पर महिला डेस्क होती और वहां पर इससे बातचीत होती, इवन देन इसकी शिकायत को लिखा जाता। ये बार बार 1091 नंबर डायल करती है, पुलिस बुलाती है, फिर वो पुलिस जो आती है वो थाने तक पहुंचाती है, उसके बावजूद भी नहीं सुना गया। फिर लॉयर जाता है तो नहीं सुना गया। तो जब पढ़ा लिखा तबका इस मामले में पैरवी नहीं कर पा रहा है तो एक बिना पढ़ी लिखी जो कि अंगूठा लगाती है, वो अक्षर नहीं पढ़ पाती, वो न्याय से कितनी कोसों दूर है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो पीड़ित महिला है उन्होंने बताया कि पुलिस के सामने हुआ था एक पार्क में, पुलिस ने भगाया था इनको पार्क से, इनका जो रेप कर रहा था उनको, और इनको पार्क से भगाया, पर पुलिस ने मदद नहीं की। आप महिला हेल्पलाइन की बात कर रहे थे, महिला हेल्पलाइन ने मदद नहीं की। ये हो रहा है, ये बहुत ताज्जुब की बात है, ये दिल्ली जैसे शहर में हो रहा है, देश की राजधानी में हो रहा है ये। तो क्या लगता है आपको कि बाकी स्टेट्स में जो हमारे हज़ारों और सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, विलेजेस हैं, इनमें क्या कितनी बुरी हालत है पुलिस के बर्ताव का, जो विक्टिम्स के तरफ से पुलिस का बर्ताव है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इस प्रकार के क्राइम का होना, क्राइम तो अनवरत होते ही जा रहे हैं और क्राइम का डेटा बढ़ता ही जा रहा है, क्राइम का डेटा घट नहीं रहा है। पर सवाल ये नहीं है कि क्राइम बढ़ रहा है, ये भी तो देखना होगा कि ये क्राइम जो बढ़ रहा है किस वजह से बढ़ रहा है। हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी दरखास्त को पुलिस में रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता, एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है। जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो अगले व्यक्ति को तो शय मिलेगी। इसी व्यक्ति के खिलाफ अगर पिछली बार पुलिस ने अच्छे से कार्रवाई की होती तो शायद फिर से जनवरी 2025 की 18 तारीख की शाम की 6:30 बजे जो दर्दनाक घटना इसके साथ हुई है वो नहीं होती। और ये व्यक्ति तो लगातार इस महिला को यौन उत्पीड़ित करता आ रहा है, फिर भी पुलिस इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस अपना काम करती, समय रहते पुलिस अपना काम करती, जब महीनों पहले जब महिला पुलिस के पास गई थी तब पुलिस ने अपना उत्तरदायित्व निभाया होता, तो आज ये महिला आपके पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ती इस महिला को। क्या आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं कि अगर पुलिस अपना काम करती, पुलिस तो ये भी कह रही है कि हम लोग पलवल गए थे, हमने ये काम किया। अरे आप गए थे ना, काम तो सब कुछ आपने कर लिया, पर आपने रजिस्टर नहीं किया ना। अब आप कह रहे हैं कि हमने इसलिए रजिस्टर नहीं किया क्योंकि इसने वीडियो में बोला है कि नहीं करना है,
पर अब तो वो आज की घटना में कह रही है करना है तो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि पिछली बार भी इसने कहा था और आपने नहीं किया, या इसके मना करने पर मतलब जैसा विक्टिम कह रही है वैसा पुलिस करने के लिए इस विक्टिम की बात को मान रही है क्या? आज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पुलिस में, यही कह रहे हैं। हाँ, आज तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर आज पुलिस क्यों नहीं कर रही है? इससे ये प्रूव होता है कि पुलिस करना ही नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि ये होमलेस है, इसका यहां पर दिल्ली में कोई नहीं है, ये बेघर और बेसहारा भी है दिल्ली के अंदर, इसलिए। दिल्ली में हजारों की तादाद में होमलेस है, आप उनके साथ काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, कितना कॉमन है उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कितना कॉमन है? देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार से हजारों की तादाद में है होमलेसों की जो हालत है वो जाकर अगर हम सड़कों के किनारे और जाकर देखें तो वो कितनी दर्दनाक है ये देखा जा सकता है। पिछले ही साल की घटना है, शेल्टर होम का जब मैंने विजिट किया था तो वहां के जो कंबल देखे थे तो पता चला था कई सालों से तो कंबल धुले ही नहीं है। मैं अपनी आंख से शेल्टर होम के अंदर देख के आया कि कैसे जानवरों की तरह एक एक शेल्टर होम में लोग पड़े हुए हैं, जैसे लकड़ी के गट्ठे और बंडल पड़ा होता है वैसे लोगों के बंडल थे, एक दूसरे के ऊपर सो रहे थे और उनके ऊपर चूहे कूद रहे थे। ये मेरे पास वीडियो थे जो कि मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुआ उसमें मैंने ये दिया है, और ये सारा स्टडी रिपोर्ट बनाकर हमने हाई कोर्ट में फाइल किया, जिसमें कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है कि देखा जाए कि शेल्टर होम के अंदर क्या हालत है। इनका जो होमलेस, इनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कितना कॉमन है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। पर्दे के पीछे कितना क्राइम हो रहा है, और वो भी जिसको महिलाएं उसको भोग रही हैं, महिलाओं के साथ हो रहा है। और अगर इन महिलाओं को मौका दिया जाए, इनको ये अवसर दिया जाए, इनको अगर इनके मुद्दे पर संवेदनशीलता से इनके साथ बैठा जाए, हजारों के मुद्दे इस प्रकार से निकलेंगे जहां पर यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, परंतु इस अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए सिस्टम उस तरीके से पहुंच ही नहीं रहा। ये तो खुद चलकर आ रही है सिस्टम के पास, तो नहीं हो रहा है तो उस तक पहुंचकर होगा। ये तो दिन का सपने के समान हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे हजारों केसेस हो रहे हैं दिल्ली में, पर जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हाँ, उनको क्योंकि वो लोग डरते हैं पुलिस के नाम से, तो खौफ खाते हैं, पुलिस के नाम से खौफ खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो रोड के किनारे रहते हैं इनको हटाता कौन है? इनको जब सड़कों से और भगाना होता, भगाता कौन है? पुलिस है। वो तो पुलिस के डंडे से डरते हैं, तो 100 कुछ दूर भाग जाते हैं। अगर कुछ होता भी है तो वो चुप हो जाते हैं। तो जो दिल्ली पुलिस के हर गाड़ी पे लिखा होता है सर्व करना, प्रोटेक्ट करना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो ये पीपल वाले जो कैटेगरी है देश का, उसमें ये होमलेस पीपल नहीं आते? नहीं, वो तो केवल एक तरीके का श्लोक और एक दोहा है शांति सेवा करके लिखने का। अगर ऐसा होता तो क्या मेरे जैसे और आप जैसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती कि हम इसकी आवाज बने या इसकी जबान बने या हम इस आवाज को लेके जाएं? उसमें तो फिर ये महिला ही काफी थी अपना मामला दर्ज करवाने के लिए। न्याय कैसे मिलता, किस रूप में मिलता और कब मिलता, वो तो कोर्ट तय करता। पर अभी तो उसको कोर्ट तक पहुंचने के लिए जो एजेंसी बनी हुई है वो ही इतनी बड़ी बैरियर बना दी है कि जैसे एफआईआर लिख देने से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये घटना हुई है। आखिर पुलिस इतनी ही तीसरी बन गई है उस रेपिस्ट को बचाने की, वो जो उत्पीड़न करने वाला है उसको बचाने की इतनी कोशिश कर रही है। आखिर क्यों? क्या इसके जख्म नहीं दिख रहे? उस रेपिस्ट के बदन पर एक सिंगल घाव भी है क्या? जबकि इस महिला के बदन पर तो अनेकों घाव हैं जिसके सारे फोटोग्राफ्स हमारे पास में हैं।